हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म की थ्योरी पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं और ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने फेमिनिज्म को साइको एनालिसिस थ्योरी में भी पढ़ा है, हमने इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है और ये अलग से भी एक थ्योरी है। फेमिनिज्म को हम लगभग हर फील्ड में देख सकते हैं, हर एरिया में देख सकते हैं। जैसे कि सोशलिज्म में देख सकते हैं, मार्क्सिज्म में देख सकते हैं, कम्युनिज्म में देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में देख सकते हैं और इसके अलावा इसको हम एज अ थियरी भी पढ़ते हैं। फेमिनिज्म में दोनों चीज चलती हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट रही है और ये एक थियरी के रूप में भी बनी रही है। तो आज हम फेमिनिज्म को एज अ थियरी पढ़ेंगे। फेमिनिज्म जो फोकस करेगी वो जेंडर पर फोकस करेगी। एज अ थियरी जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जेंडर आ जाना चाहिए। जेंडर बोले तो मेल और फीमेल, ठीक है। तो फेमिनिज्म में बेसिकली किस पर फोकस किया जाता है? जेंडर पर, इंसान के सेक्स पर फोकस किया जाता है। और इसके अलावा इसमें कल्चर पर, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोसाइटी है, उस पर भी फोकस किया जाता है। और इसकी जो डिमांड है, जो फेमिनिज्म की जो बेसिकली जो डिमांड है वो क्या है? इक्वालिटी, यानी हमारे बीच एक बराबरी होनी चाहिए। राइट्स, जिस तरह मर्दों को अपने राइट्स मिले हुए हैं, महिलाओं को भी राइट्स मिलने चाहिए। और जस्टिस, यानी दोनों के साथ में न्याय होना चाहिए। अगर मर्द को काम करने के 10 रुपए मिलते हैं तो महिला को भी 10 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी मेन डिमांड है जो फेमिनिज्म में आती है। इक्वालिटी की बात होती है फेमिनिज्म में, अधिकारों की बात होती है और न्याय की बात होती है, और इसके अलावा जेंडर की बात होती है। और हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या रोल है फेमिनिज्म के अंदर, और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो संस्कृति है, उसका क्या रोल है। अब देख सकते हैं कि जो फेमिनिज्म के की एजम्पशंस हैं, इसके जो की एजम्पशंस हैं वो क्या है? जेंडर रोल, है ना। कि जो इंसानों का जो जेंडर है, मेल और फीमेल, जेंडर बोले तो इंसान का सेक्स, इंसान का मेल और फीमेल होना, ये क्या है? प्री डिटरमाइंड है। ये पहले से तय किया गया है कि जो मेल है उनको क्या काम करना है और जो फीमेल है उनको क्या काम करना है। तो प्री डिटरमाइंड है। खुदा ने पैदा किया है किसी को मेल और किसी को फीमेल, वो इंसान का जो अलग मैटर है, लेकिन सोसाइटी ही एक कंप्लीट मैन और वीमेन पैदा करती है। तो इन्होंने खुद ही कहा है कि जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने जेंडर में, अपने सेक्स में, अपने रोल में पूरी तरह से फिट बैठ सकें। इसका मतलब यह है कि उनको कपड़ा बुनना आना चाहिए, कपड़ा धुलना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, कान बिंदवाने चाहिए, और स्त्रियों के जैसे कपड़े, स्त्रियों के जैसे बाल, महिलाओं के जैसी बातें, सारी चीज इन महिलाओं को वो सिखाई जाती है जो कि उनकी एक कैटेगरी फिक्स की गई है, जो कि प्री डिटरमाइंड है। और जो महिलाएं पैदा होती हैं, छोटे अभी बच्चे होते हैं, उनको डॉटर के रूप में पहले रखा जाता है और फिर बाद में उनको मदर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। यानी पहले बेटी के रूप में हम उनको हमेशा गाइड करते रहते हैं, बाहर नहीं जाना, इस टाइम तक वापस आ जाना है, लड़कों से बात नहीं करनी, फोन का यूज ज्यादा नहीं करना। तो पहले डॉटर के रूप में हम उसको गाइड करते रहते हैं, और जब शादी हो जाती है तो फिर उसका हस्बैंड उसको गाइड करने लगता है एज अ वाइफ, और जब वो और बड़ी हो जाती है तो उसके बच्चे उसको गाइड करने लगते हैं अपनी माँ के रूप में। तो औरत कभी भी आजाद नहीं होती, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्स है, ये जो हमारा जेंडर का जो रोल है, वो नेचुरल नहीं है बल्कि वो सोशल है। यानी खुदा ने तो पैदा किया है, लेकिन उसने तो केवल पैदा किया है, लेकिन सोसाइटी इसको कंप्लीट करती है, ठीक है। अगर फीमेल हैं तो उनको फीमेल के जो उनके अपने प्रैक्टिसेस हैं, उनके अपने काम काज हैं, वो सिखाए जाते हैं, और जो मेल हैं उनको उनके काम काज सिखाए जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि औरतों को किस तरह से सोचना है उसको वो सिखाया जाता है, उसमें ट्रेन किया जाता है, उनको बात किस तरह से करनी है वो उनको सिखाया जाता है, और जो उनका एक रोल है वो उनका कैसा उनका रोल होना चाहिए जो कि सोसाइटी में वो सूट कर सके, वो सब चीजें उनको सिखाई जाती है। कि आपको नरमी से बात करनी है, आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे काम कर, एक्ट मीन्स काम करना, कि आपको काम किस तरह से करना है, आपको चलना कैसे है, आपको खाना कैसे है, बातें कैसे करनी है। तो ये सब चीजों में एक महिला को क्या किया जाता है? ट्रेंड, उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है।
इसके अलावा जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो कल्चर से भी और जो हमारी सोसाइटी, हमारी जो संस्कृति है उससे भी काफी कुछ रिलेशन रखती है। और फेमिनिज्म के अंदर हम इसके अलावा पढ़ेंगे कि महिलाओं का जो आर्ट के अंदर, कला के अंदर उनका क्या रोल है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और रियलिटी में महिलाओं के साथ में कैसा बर्ताव किया जा रहा है, हम उसको भी पढ़ेंगे। और उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, यानी मटेरियल बोले तो पैसे वगैरह, जो ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो काफी सारी बातें हम फेमिनिज्म के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले जो फेमिनिज्म है वो क्या है कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल स्टांस भी है, एक पॉलिटिकल रूप होता है और ये थियरी भी होती है। इसमें होता क्या है, जेंडर के ऊपर फोकस किया जाता है और इसके अंदर इक्वालिटी की डिमांड होती है, अधिकारों की डिमांड होती है, न्याय की डिमांड होती है। और ये बताया जाता है कि एक जो इंसान का जो सेक्स है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो नेचुरल नहीं है बल्कि वो सोशली है। इंसान मेल को मेल बना देते हैं और फीमेल को फीमेल बनाते हैं, और ये सोसाइटी ही है जो कि उनको ये इसमें ट्रेन करती है कि उनको बोलना कैसे है, उनको सोचना कैसे है, उनको बात कैसे करनी है, उनको चलना कैसे है, ये सब चीजें हैं। और इस फेमिनिज्म थियरी में इसके अलावा महिलाओं की कलाओं के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, समाज के अंदर जो रियलिटी है उसमें उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उनके जो सैलरी है, उनकी जो मटेरियल कंडीशन है वो कैसी है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हम फेमिनिज्म को और फेमिनिस्ट थियरी को थोड़ा सा अलग से भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। ये कह रहे हैं कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल पोजीशन है, कि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो फेमिनिज्म के अंदर सीधी सीधी बात आती है पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स की मतलब कि महिलाएं वोट दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, महिलाएं बाहर निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती हैं, महिलाएं को उनको एजुकेशन का अधिकार है या नहीं है, वो बातें होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो फेमिनिज्म है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल पोजीशन है महिलाओं की, जबकि फेमिनिस्ट जो थियरी है वो एक फिलोसफिकल है ना, फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच है। तो याद रखना, फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल अप्रोच है, जबकि फेमिनिस्ट थियरी ये एक फिलोसफिकल और एनालिटिकल अप्रोच है। और इसमें किस चीज को हम पढ़ते हैं, उस पॉलिटिकल पोजीशन को और उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट की स्टडी होती है कि महिलाओं का कला के अंदर क्या रोल है और लिटरेचर के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। फेमिनिज्म में पॉलिटिकल पोजीशन पढ़ी जाती है महिलाओं की, जबकि फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर उनकी फिलोसफिकल पोजीशन को पढ़ा जाता है, जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिस, आर्ट और लिटरेचर। फेमिनिस्ट थियरी में ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको कैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वो वीक, काफी कमजोर उनको माना जाता है, डोसाइल, बिल्कुल मासूम सी होती हैं, इनोसेंट माना जाता है, सिडक्टिव माने परेशान करना, उनका उत्पीड़न होता है, एंड इरेशनल, और जिस इरेशनल मीन्स एक तो रैशनल, बहुत ज्यादा अक्लमंद, इंटेलिजेंट, और महिलाओं की जो अकल उसको कैसा माना जाता है, इरेशनल, यानी ये सोचती था पर अच्छा नहीं सोचती। तो ये महिलाओं के लिए है कि महिलाओं को कैसा सोच, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि महिलाओं को कैसा रखा जाता है घरों के अंदर। उनको जो है हम हमेशा गाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो वीक हैं, डोसाइल हैं, वो इनोसेंट हैं, सिडक्टिव हैं एंड इरेशनल हैं, और इसके अलावा सेंटिमेंटल, काफी इमोशनल है, काफी भावनात्मक होती है महिलाएं। तो ये चीजें हैं जो कि हम उनको, जो महिलाएं हैं वो कहती है कि ये सब चीजें तो हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमारा उत्पीड़न कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम इमोशनल हैं और हम इनोसेंट हैं या हम डोसाइल हैं या हम कमजोर हैं तो ये बात अलग है, ये तो नेचर ने हमें बनाया है, लेकिन आप क्यों हमारे ऊपर शुरू कर रहे हैं, ये गलत है। और उनकी जो एक एक्चुअल कंडीशन है समाज के अंदर, उस पर भी फोकस किया जाता है। और महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के पास पावर नहीं है, डज नॉट हैव पावर, उनके पास ना तो कोई पावर है और वो सिर्फ क्या है, एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, यानी एक खिलौना है, उनके साथ में खेल सकते हैं। और इसके अलावा प्रोक्रिएटिंग मशीन है, यानी वो एक ऐसी मशीन के रूप में महिलाओं को देखा जाता है जिनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, संतान को जन्म देना है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके पास ना तो कोई पॉलिटिकल राइट्स हैं और ना ही कोई फाइनेंशियल राइट्स हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसमें लाइन आ गई है। तो महिलाओं को कैसा सोचा जाता है, वीक समझा जाता है, डोसाइल समझा जाता है, इनोसेंट समझा जाता है, सेडक्टिव समझा जाता है और इरेशनल समझा जाता है, सेंटिमेंट यानी इमोशनल उसको समझा जाता है,
और इसके अलावा जो उनकी एक्चुअल कंडीशन है समाज के अंदर, वो भी हम फेमिनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। और ये भी माना गया है कि महिलाओं के पास ना तो कोई पावर है, वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, वो केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। उनके पास ना तो पॉलिटिकल राइट्स हैं और ना ही फाइनेंशियल राइट्स हैं। ठीक है, तो फेमिनिज्म को आप समझ रहे होंगे कि फेमिनिज्म में हम पढ़ क्या रहे हैं। इसके अलावा जो फेमिनिज्म है उसमें जो की पॉलिटिकल और थियोरेटिकल स्टैंड्स है वो क्या है कि इन इक्वालिटीज है ना बिटवीन मैन एंड वीमेन। कि भाई फेमिनिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके बीच में एक इन इक्वालिटी है, बैलेंस नहीं है, उनके बीच बराबरी नहीं है। और ये है। और दूसरी बात ये है कि जो मैन और वीमेन है ये नेचुरल नहीं है बल्कि ये सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। एंड प्री ऑर्डेंड बट क्रिएटेड बाय मैन, यानी इंसानों ने मेल को मेल बना रखा है और फीमेल को फीमेल बना रखा है ताकि वो अपनी एक पावर को रिटेन कर सके, उसको ग्रहण कर सके। यानी खुदा ने मर्द को मर्द नहीं बनाया, महिलाओं को महिलाएं नहीं बनाया, बल्कि ये सोसाइटी है जिन्होंने ये सब किया हुआ है। Religion, family, education, arts, knowledge are all the social and cultural structure that enable the perpetual reinforcement of this inequality। ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म भी महिला जो मर्द औरत है, महिला और पुरुष है, उनको अलग अलग बांट देता है। हमारी जो फैमिली है वो भी मर्दों को अलग और जो है महिलाएं हैं उनको अलग नजरिए से देखता है। हमारी जो एजुकेशन है वो भी दोनों को अलग अलग बांटती है। हमारी जो आर्ट्स है वो भी दोनों को अलग अलग दिखाती है। और जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो भी अलग अलग दिखाती है। और ये कहना चाहिए कि जितने भी सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं वो सबको अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हो सकता है कि मर्द को मर्द कौन बनाता है और महिला को महिला कौन बनाता है। तो ये चीजें बनाती हैं, धर्म बनाता है। धर्म कहता है कि महिलाएं अलग हैं, पुरुष अलग हैं। फैमिली भी कहती है कि लड़का है तो चलो कोई बात नहीं, लड़की है तो बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन भी यही बताती है कि लड़का है तो उसको ऐसे पढ़ना है या वो ऐसे गेम खेल सकता है, इस तरह के प्ले कर सकता है। लड़कियों के प्ले अलग, उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है। हमारी आर्ट के अंदर भी ये सब चीजें। और जो नॉलेज, जैसे कि आप अगर अफलातून को पढ़ें तो अफलातून ने भी महिलाओं के बारे में कहा है कि भाई ये तो दिमाग से कम सोचती हैं तो इनको घर में रहना चाहिए। इसी तरह कॉलेज को आप पढ़ सकते हैं, यानी जो हमारी ज्ञान है, जो हमारी किताबें हैं, उसमें भी महिलाओं को अलग पोजीशन दी गई है। कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सब ऑर्डिनेट समझा जाता है कि ये तो बस ऐसे ही हैं, महिलाओं मर्दों की एक तरह से असिस्टेंट बनकर रहती हैं। इसके अलावा कल्चर स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर आइडियोलॉजिकल प्रोविंसिंग अ सिस्टम ऑफ बिलीव दैट सी कैन अटेन द वुमेन्स कंसेप्ट टू बी सबऑर्डिनेट। इसी तरह कहीं भी आप देख ले, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कल्चर है, वहां भी यही यकीन, यही विश्वास है कि जो महिलाएं हैं वो एक सब ऑर्डिनेट है। यानी वो मेन चीज नहीं है, मेन पार्ट नहीं है, बल्कि वो पीछे की चीज है। सामने तो मर्द ही है, नंबर फर्स्ट पर मर्द आते हैं, पुरुष आते हैं, और ये सेकंड होती है महिलाएं। तो कुछ आइडियोलॉजीज है। सबसे पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी समझ गए होंगे आप फेमिनिज्म के बारे में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अब यहाँ से हम देखेंगे। तो इसकी जो वेव्स है ना, फेमिनिज्म के अंदर आपने वेव पढ़े होंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये सब चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट वेव है वो 1830 से 1920, ये देखिए एक्यूरेट समय टाइम पीरियड नहीं है, आगे पीछे समय होता है। तो 1830 से 1920 के बीच का जो समय है उसको फर्स्ट वेव माना जाता है। और इसको सेनेका फॉल्स 1848 से भी इसकी शुरुआत को माना, 1848 में सेनेका फॉल्स हुआ था तो वहां से भी माना जाता है। और वैसे ये जो एक समय है 1830 से 1920 का समय, ये फर्स्ट वेव माना जाता है। इसमें किस चीज की बात हो रही थी? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की, है ना, कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इक्वालिटी माने राइट टू वोट, यानी महिलाओं को भी वोट का अधिकार, यानी पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी महिलाएं, पुरुष और महिला बटी हुई थी उसके ऊपर यहाँ पर बात हुई थी पॉलिटिकल इक्वालिटी की। सफ्रेगेट है ना, और राइट टू वोट, वोट के ऊपर बात हो रही थी। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति का विवाद है उसके ऊपर बातें हो रही थी फर्स्ट वेव में। और इसके अलावा सिविल राइट्स के ऊपर बात हो रही थी। और इसकी जो मेन थियरिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो है वॉस्टनक्राफ्ट।
तो सेकंड जो वेव है वो 1960 में शुरू हुई, और इसमें 1960 में जो सोशली एंड इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसके ऊपर बात हो रही थी। यानी अब हमें जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या होती है, रेस, जात, बिरादरी, है ना, ये सब चीजें। तो यहाँ पर बात जो है महिलाओं के अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर, और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक माने सैलरी वगैरह जो काम काज होते हैं, तो इसके ऊपर जो महिलाएं हैं वो अपना हक ले रही थी। और इसके अलावा जो पॉलिटिक्स की जो डिबेट्स हैं उसमें भी महिलाएं जाकर शिरकत कर रही थी, है ना। और इसकी जो मेन थियरिस्ट हैं वो साइमन डी बोवर हैं। और जो थर्ड फेमिनिज्म की जो वेव है वो है 1880 में आई थी। फर्स्ट आई थी 1830 से 1920, सेकंड आई 1960, और थर्ड आई थी 1980। ये थर्ड वेव है जिसको पोस्ट फेमिनिज्म भी माना जाता है। इसके अंदर क्या हुआ था, इंटरसेक्शनैलिटी, यानी जो महिलाएं हैं उनके इंटरसेक्शन बन गए थे, वो बटने लगी थी। यहाँ पर भी दोनों फर्स्ट वेव में सब साथ में लड़ रही थी, सेकंड वेव में भी साथ में लड़ रही थी, लेकिन थर्ड वेव आते आते इनकी अपनी ही आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई थी। जैसे कि कुछ साइबर फेमिनिज्म जो है सेक्शन बन गया, कहीं इको फेमिनिज्म का जो है सेक्शन बन गया, तो महिलाएं आपस में अब बटने लगी थी। और इसकी जो है फेमिनिस्ट जो थियरी है वो भी काफी, जो पोस्ट कॉलोनियल थियरी, यानी पोस्ट कॉलोनियल थियरी में जैसे कि ब्लैक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म, वाइट फेमिनिज्म, इस तरह की बहुत सारी थियरीज में आ गई थी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप ये वर्ड याद रखेंगे, थर्ड में इंटरसेक्शन हो गए, यानी इनके सेक्शन बन गए थे। और जो फोर्थ वेव है ये आई, फिर ये लगभग 1910 में ये आई है फोर्थ वेव। इसमें क्या है, एम्पावर ऑफ वुमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होने लगी। और जो काफी फेमस टर्म है इसमें फोर्थ वेव में वो है डिजिटल फेमिनिज्म, यानी आजकल कहीं भी महिलाओं के साथ में कुछ भी होता है तो वो हम फौरन ही देख लेते हैं। तो फोर्थ वेव में क्या चल रहा है आजकल, डिजिटल फेमिनिज्म। इनकी बात हम अलग से सबकी कर लेंगे, साइबर फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, सबकी बात मैं अलग से करूंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझ लें बस, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है वो थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा तो नहीं देख पाएंगे, बाद में इसकी बात करेंगे हम अलग से। तो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में लिबरल फेमिनिज्म आता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आता है, रेडिकल फेमिनिज्म आता है। लिबरल फेमिनिज्म, इसमें जो सिस्टम चल रहा है, जो सबसे पहले जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें लिबरल फेमिनिज्म देखने को मिला। तो उस समय जो सिस्टम चल रहा था, जो सिस्टम काम कर रहा था मेल और फीमेल का, उसमें इन इक्वालिटी यानी उसमें बराबरी नहीं थी। तो लिबरल फेमिनिज्म ने उस पर फोकस किया था। दूसरा, इन लोगों ने लीगल रिफॉर्म के, यानी जो कानूनी लड़ाई है उसमें भी इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा इन्होंने जो बातें की हैं, जैसे कि महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर बात की लिबरल फेमिनिज्म में, फैमिली के ऊपर बात की है, और उनकी जो वर्क्स हैं, जो उनकी अपनी एक एक्टिविटी है समाज के अंदर महिलाओं की, उसके ऊपर बात किया। तो लिबरल फेमिनिज्म में एजुकेशन के ऊपर बात हुई, फैमिली के ऊपर बात हुई, उनके कामकाज के ऊपर बात हुई, और जो लीगल रिफॉर्म है, कानूनी लड़ाइयाँ, इसमें लड़ी गई। और ये डायरेक्टली पैट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ने जाने वाली एक मूवमेंट है ना, यानी पैट्रियार्की, मर्दों के खिलाफ थी ये डायरेक्टली। और सेकंड जो टाइप है वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इसमें वर्क प्लेस, मार्क्सिस्ट आप समझ गए होंगे, मार्क्सिस्ट बोले या मटेरियलिस्ट बोले या सोशलिस्ट बोले, या ठीक है। तो इसमें जो महिलाओं के जो काम काज, वर्क प्लेस माने फैक्ट्री में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको जो तनख्वाह है, जो उनको पैसे वो कम दिए जाते हैं, मर्दों को ज्यादा दिए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर बात की थी। और जो थर्ड है वो है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म काफी उग्र लोग थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको फिजिकली भी कंट्रोल किया जा रहा है, साइकोलॉजी भी कंट्रोल किया जा रहा है, और आइडियोलॉजिकली भी उनको कंट्रोल किया जा रहा है मैन के द्वारा। तो हमें जरूरत है कि अपने शरीर को उनसे आजाद कराएं, अपने सोच और विचार को, जो टेंशन मर्द दे रही है उससे हम अपने आप को आजाद कराएं, और जो हमारे विचार है उससे भी हम अपने आप को आजाद। तो यहाँ पर तीन आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकती है, इको फेमिनिज्म है, अपनों पर पड़ा है भी, डिजिटल फेमिनिज्म है, ठीक है, और भी है। इसके अलावा दलित फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, या बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसके कुछ वर्क्स की बात कर लेते हैं जो इसमें खास इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो वो है जैसे कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, ये 1792 में लिखी गई एक जो है जो एक आर्टिकल है 1792 1792 में। इसके अलावा वुमेन इन द 19th सेंचुरी 1845 में ये वर्क आया था। अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में आया। और सेकंड सेक्स जो कि 1949 में फ्रेंच में आया था,
और 1984 में इसका इंग्लिश वर्जन आया। ठीक है, तो ये खास वर्क है इसमें, हालांकि और भी वर्क्स हम उनकी बात अलग अलग करते रहेंगे जब भी हम इनके टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखें, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1792, वुमेन इन द 19th सेंचुरी 1845 में, अ रूम ऑफ 101 1929, सेकंड सेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, साइमन दी बोर का 1984 में आया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।